आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। जाहिर सी बात है, आज चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। दिन भर मतदान को लेकर गहमा-गहमी का माहौल साफ तौर पर नजर आया। 10 राज्यों के 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अगर पूरे देश की बात की जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि करीब 70% लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अभी तक 4 चरणों की अगर बात कर ली जाए तो 378 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के भी 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है और 1717 प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसमें 13 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए यूपी की तो 130 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। अब आप इसे इस नज़रिए से समझने की कोशिश करें कि ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अब 3 चरणों का और मतदान बचा है। उसके बाद ये तय कहा जा सकता है कि अब केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। यह जनादेश चाहे इंडिया गठबंधन की बात की जाए या एनडीए गठबंधन की बात की जाए, उनके खाते में जा चुका है। ऐसे में चौथे चरण को ये कहा जा सकता है कि ये बीच का एक वो पड़ाव है जहाँ पर हम कहने की स्थिति में हो जाएंगे या आकलन करने की स्थिति में हो जाएंगे कि आखिर कौन केंद्र की सत्ता की ओर बढ़ चला है। दोस्तों, जहाँ तक बात की जाए, कई ऐसे दिग्गज हैं जिनके किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। हम बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से, तो 2 उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से अपना चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए झारखंड से, तो खूंटी जो बिरसा मुंडा भगवान की जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा अपना किस्मत आजमा रहे थे। उनके भी किस्मत जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। अगर इस पूरे 96 लोकसभा सीटों का विश्लेषण किया जाए तो 15 लोकसभा सीटें ऐसी थी जो हाई प्रोफाइल रहीं, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया अखिलेश यादव, अर्जुन मुंडा, और 2 क्रिकेटर, इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। जहां तक बात की जाए पश्चिम बंगाल के बहरामपुर पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी की किस्मत यहां जनता ने ईवीएम में कैद कर दी है। बहुत सारी ऐसे सीटें हैं। यूपी के लखीमपुर की बात की जाए, तिकोनिया कांड के बाद विवादों में चर्चा में आए केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, इनके भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। जिन 2 क्रिकेटरों की हम बात कर रहे थे, वर्धमान से कीर्ति आज़ाद को ले लिया जाए और बहरामपुर से यूसुफ पठान, इनके भी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। आसनसोल पर हमारी निगाहें टिकी होंगी, जो पश्चिम बंगाल का काफ़ी महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है। यहाँ से अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की टिकट से किस्मत आजमा रहे थे, चुनावी मैदान में थे। तो जाहिर सी बात है, ये वो सीटें हैं हाई प्रोफाइल जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज दिन भर मतदान के अलग अलग रंग देखने को मिले, लोगों की लंबी कतारें रहीं। हालांकि ये भी दिगर है कि इस बार पिछले 3 चरणों के मतदान से कुछ ज़्यादा मत प्रतिशत देखने को हमें मिला है। 56.35% उत्तर प्रदेश में, और अगर देश की बात की जाए तो औसतन 65% से ज़्यादा मतदान देखने को मिला है। हालांकि अभी चुनाव आयोग का जो अंतिम आंकड़ा आएगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि इस बार कितना मतदान प्रतिशत रहा। लेकिन लोगों का भीड़ और हुजूम, थोड़ा मौसम भी मेहरबान रहा, कई इलाकों में बारिश हुई, इसके बावजूद लोग घर से निकले और लोगों में एक जागरूकता भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आ गया है कि उनका एक एक जो वोट है वो देश की दिशा और दशा तय करेगा। लेकिन चौथे चरण के मतदान को लेकर क्या कुछ सियासी मंच से बयान आए हैं, क्या दावेदारी हुई है, आइए सुन लेते हैं पहले ये बयान। जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे, बेईमानों से देश को बचाए। मतदान बहुत तेजी से हो रहा है, मौसम अच्छा है और जैसा मोदी जी ने हम लोग से अपेक्षा की थी
कि सुबह सुबह सब लोग उत्सव के माहौल में निकलें, वोट दें। इसी प्रकार वोटिंग हो रही है। नामांकन सभा में जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा है, हम कह सकते हैं यहाँ लड़ाई एक तरफा है। विपक्ष लड़ाई में ही नहीं है। समाजवादी पार्टी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन में बुरी तरह से फूट पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सुना सियासतदानों के बयान कि आखिर क्या कुछ कहना है इस चौथे चरण के मतदान को लेकर के। जाहिर सी बात है, हर एक सियासी दल पूरे दमखम के साथ इस चुनावी समर में मैदान में नजर आ रहा है। आज जो वोटिंग हुई है, जो तस्वीरें हमारे सामने दिन भर आई है, उससे हम ये कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, अकलियत के लोगों ने जमकर मतदान किया है। हालांकि मैं ये चाहूँगा और अपील भी करूँगा प्राइम टीवी की ओर से कि मतदाता इस मत प्रतिशत को कम से कम 80% के आसपास ले जाएं, जिससे कल को ये कहने का ना रहे कि उनके मनपसंद की सरकार नहीं बनी। क्योंकि लोकतंत्र में जब मतगणना होगा तो निश्चित तौर पर एक आकलन आता है और मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि अगर 56% मतदान में कोई भी सियासी दल 30% मत हासिल कर लेता है और वो वहाँ से चुनाव जीत जाता है, तो इसे कहा जाता है कि प्रत्याशी चुनाव जीत गया। लेकिन मेरा आकलन ये होता है कि 70% लोगों ने उसको नकारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतदान होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कहने की स्थिति में रहते हैं कि हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चलिए, क्या कुछ रहा चौथे चरण में, विश्लेषण करने के लिए एक बेहतरीन पैनल हमारे साथ मौजूद है और अगले 1 घंटे तक हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा आज चौथे चरण के बाद और किस दल का जो मुद्दा है वो हिट हुआ और कौन सा मुद्दा पिट गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए धर्मेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह जी काफ़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, ये अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के दीपक सोनकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। संभवतः भी जुड़े नहीं है, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। हमारे साथ आरएलडी के अंबुज पटेल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप भी अपने पार्टी का पक्ष बेबाकी से रखते हैं। प्रवक्ता कांग्रेस राहुल राजभर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। जाहिर सी बात है, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार राजेश आनंद जी का साथ लेंगे, क्योंकि राजेश आनंद जी की सियासी नब्ज पर बहुत अच्छी पकड़ है और लंबे समय से ये पत्रकारिता करते रहे हैं। राजेश जी, इन दिनों मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले या तो राजनीतिक विश्लेषण से करता हूँ या पत्रकार से करता हूँ, क्योंकि आप आंखों देखी बात बताएंगे कि आज चौथे चरण का जो मतदान हुआ, हालांकि सुकून की बात यह है कि इस बार 56.35%, हालांकि अभी आखिरी आंकड़ा बाकी है और हम मान करके चलते हैं कि ये करीब 60 से 61% के आसपास होगा। तो इस बार मत प्रतिशत तो बढ़ा है। किस दल के लिए ये फ़ायदेमंद है और किस दल के लिए नुकसानदेह, क्या कुछ आपका आकलन है? निसंदेह मत प्रतिशत तो बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा कारण जो दिखता है वो जागरूकता है। मतदाता धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, चाहे वो किसी भी दल का हो। विशेषकर हर राजनीतिक दलों ने अपने अपने मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान के प्रचार प्रसार के लिए चुनाव आयोग ने भी एड़ी चोटी का दम लगाया है। हर जगह, नॉर्थ ईस्ट से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक चुनाव आयोग की जो भूमिका रही है लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने की, वो एक बड़ा कारण बना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण बना है जो चुनाव का ध्रुवीकरण हुआ है। जो चुनावी ध्रुवीकरण चाहे धर्म के आधार पे और चाहे जात के आधार पे या पार्टी के आधार पे, तो लोगों ने मन बनाया है कि जो मत उनके लिए, मतदान सिर्फ एक मतदान नहीं है, वो एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपने आने वाली लड़ाई लड़ सकते हैं जी, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो। आपने बहुत सही बात कही कि लोगों मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, ताकि वो उन्हें ये मलाल ना रहे कि मैंने अपनी चुनी हुई सरकार अपने हिसाब से या अपने मन माफिक सरकार नहीं चुन पाया। क्योंकि लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा अधिकार है। सबसे बड़ा अधिकार है। हम किसी को नागरिक तभी कहते हैं जब उसे राजनीतिक अधिकार होता है, और यही अधिकार है। आप पिछले चुनाव के परिणाम को अगर देखेंगे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मत प्रतिशत के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्वाभाविक है
कि मत प्रतिशत उनका कम रहा है, औसतन जनसंख्या के आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि 32-35% पे ही केंद्र की सरकार बनी है। अब सरकार जब गठित हो गई, सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया और तब ये बातें निकल के विपक्ष के लोग और जनता और घर में एसी में बैठी हुई पब्लिक ये कहने का अब हुआ कि भाई पूरी जनसंख्या के आधार पर सरकार तो है नहीं। तो ये कहने का हक उन लोगों को नहीं है जो चुनाव को एक छुट्टी के रूप में ले लेते हैं। पर्व है, हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई ये देश का सबसे बड़ा पर्व है, और एक देश का बड़ा तबका जो है इस पर्व को अपने घरों में, अपने छुट्टियों में, अपने सामाजिक कार्यों में व्यतीत कर देता है। तो निसंदेह लोग अब धीरे धीरे मतदान के प्रति जागरूक हुए हैं, और खासकर युवा वर्ग, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा युवा वोटर है, तो युवा वर्ग घर से निकला है, तो मतदान प्रतिशत निसंदेह बढ़ेगा। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये अभी और ऊपर जाएगा। हालांकि राजेश जी देखिए, ये कितनी अच्छी तस्वीर है। पारंपरिक वेशभूषा में लग रहा है जैसे कि एक पर्व त्योहार है, एक उत्सव है, लोकतंत्र का ये महापर्व है। बहुत दिनों बाद ये सुनने को मिल रहा है कि चुनाव एक बड़ा पर्व है या उत्सव है। आप पीछे के चुनाव को अगर नज़र डालेंगे उस पर, तो आप देखेंगे कि चुनाव का मतलब चुनावी हिंसा, दो राजनीतिक दलों में झगड़ा, दो जातियों में झगड़ा। अब चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें सुनाई नहीं पड़ती। चाहे लेकिन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हमको कुछ तस्वीरें दिखी वो कि आज भी वहाँ पर बवाल होता नजर आया। लगता है पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव बगैर माने इस तरह की तस्वीरों के संपन्न ही नहीं हो सकता है। देश बड़ा व्यापक रूप में है, और जिस तरीके की चुनावी हिंसा पहले हर राज्यों में होती थी, वो देखने को अब नहीं मिलता है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह पहले चुनावी हिंसा की खबरें आया करती थी। हम लोग काफ़ी चुनाव कवर किया है, ठीक तो है। उन चुनावों में हम लोग पहले चुनावी खबरों की हिंसा पे नज़र डालते थे कि कहाँ कहाँ हिंसा हुई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट पहले बना ली जाए, तब फिर चुनाव प्रतिशत और इन सब। ये माहौल बदला है, और इस माहौल को बदलने का सबसे बड़ा श्रेय मतदाताओं को जाता है, क्योंकि मतदाता अब जागरूक हुआ है। पहले चरण में हम जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी को भी शामिल कर लें। सोनकर जी, आज चौथे चरण का मतदान हो गया है। देश की अगर बात की जाए तो 70% लोकसभा सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गया। यानी ये लगभग तय माना जा रहा है कि ये वो माइलस्टोन है जहां से हम आकलन कर सकते हैं कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है? देखिए संजय जी, लगातार जिस तरीके से इस लोकतंत्र के महोत्सव में जो जनता जनार्दन है वो अपनी भूमिका निभा रही है, मैं उस जनता जनार्दन को आज के इस चौथे चरण में उन्होंने अपनी मतदान करके अपना योगदान देश के प्रति समर्पित करने का काम किया है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सबको सत सत प्रणाम करता हूं, उसके चरणों में शीश झुकाता हूं। संजय जी, जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव था, लगातार आपने वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाली होगी। हर चरण के बाद कुछ वोटिंग परसेंट में बदलाव आता चला जा रहा है। जो प्रथम चरण का चुनाव था वो उसमें उत्साह, जो दूसरे चरण का चुनाव था उसमें उत्साह, और लगातार वो उत्साह बढ़ता जा रहा है। वो उत्साह बढ़ रहा है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आज देश की जनता और प्रदेश की जनता हमेशा से मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट कर रही है। हमने लगातार देखा है कि जब से वो देश के अंदर 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, और लगातार देश की जनता का आशीर्वाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला, वो 2014 में भी मिला, 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मिला, पुनः 2019 में बड़ी संख्या के साथ में देश की जनता ने पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः आशीर्वाद दिया, और 22 में भी उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वोटों का ध्रुवीकरण का जो आपने मुद्दा उठाया उससे बाजी पलट गई? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण और वोटों का तुष्टीकरण किसने किया है, और उसका जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता लगातार उनको दे रही है। जी।
जी। वो वोट के रूप में दे रही है। वो बता रही है कि ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण के लिए, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए, जो सत्ता की मलाई चखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी चलता है, सब लोग देखते हैं, अखिलेश यादव जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे देना, कह रहे भाई कांग्रेस को वोट मत देना, ये कांग्रेस को वोट मत देना, और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं। और बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं अगर उन सब पर बात करूंगा तो शायद समय पूरा यहीं समाप्त होगा, मगर ये समझने की जरूरत है संजय जी, आज देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने ये माना है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों की गैंग है। ये जो भ्रष्टाचारियों की गैंग इकट्ठी हुई है, उस गैंग को जवाब देने के लिए जनता ने अपना वोट के माध्यम से उसका जवाब दिया। ठीक है। आपके इस दावेदारी पर हम कांग्रेस प्रवक्ता का पहले ले लेते हैं प्रतिक्रिया, क्योंकि भाई दो धड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में। डॉक्टर राहुल जी, भाई सुना आपने बीजेपी प्रवक्ता को, जनता आपको नकार रही है और ये बहुत आगे निकल गए हैं चौथे चरण के मतदान तक। देखिए, लगातार जिस तरह से चुनाव पहले चरण में लोगों ने उत्साह दिखाया, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, अब देखेंगे कि पहले चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का संतुलन बिगड़ता गया, अपने शब्दों को लेके, अपने भाषणों को लेके, अपने बयानबाजियों को लेके। अब देखिएगा, बहुत बारीकी से वाच करिएगा। जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपका भैंस छोड़ लेगी, और तमाम तरह का उलूल जुलूल बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और अभी स्थिति ये है, आप लगातार देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से जन जन की आवाज बन के सामाजिक न्याय के सवाल को उठा रही है, संविधान के रक्षा का सवाल उठा रही है, दलित, पिछड़े और आदिवासी और अति पिछड़ों के हक के अधिकार की सवाल को उठा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाती नजर आ रही है। आप देखिएगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे 10 साल अडानी अंबानी का नाम लेने से भागते हैं, आज स्थिति ये हुई है कि लगातार राहुल गांधी जी इनके ऊपर अडानी और अंबानी को लेकर हमला करते रहे, और मजबूरन इनको सफाई देना पड़ा कि इनके यहाँ जो है टम्पो से भर भर के पैसे अडानी और अंबानी पहुंचाते रहे हैं। तो आप देखिएगा कि आज अमित शाह जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगस्त में 75 साल उम्र हो जाएगी और ये प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं संभालेंगे कुर्सी को, वैसे ही आप देखिएगा कि अमित शाह और तमाम सारे लोग आके सफाई देने लगते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम सारे नेता इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो इनको मजबूरन इंडिया गठबंधन के सवालों पे आके खड़ा होना पड़ रहा है। आज क्या ऐसी मजबूरी हो गई है कि प्रधानमंत्री जो पूरे 10 साल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, किसी तरह का बाइट्स नहीं देते हैं, और आज इतने मजबूर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि आप देखेंगे बाइट्स देते नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस ही गायब हो गया है। उनका हाव भाव देखिए, बौखलाहट कितना नजर आता है। एक सवाल ले लीजिए मेरा भाई, 70% लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। राहुल गांधी को आज भी हमने सुना है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बन रहे हैं। इस दावेदारी के पीछे वजह क्या है? बिल्कुल संक्षेप में, पहला चरण है, अभी आरोप प्रत्यारोप पे हम नहीं जाएंगे। एक तो पहली चीज जो है संजय जी बहुत साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 200 के अंदर, जैसा कि लगातार राहुल गांधी और तमाम सारे सर्वे जो इंटरनल इनपुट बता रहे हैं कि 180 और 200 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। पहली चीज तो इससे साफ होने जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती भी है तो भी इनका चूंकि 75 साल उम्र हो गया है, तो ये प्रधानमंत्री पद से को छोड़ के अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी देंगे। और आप देखेंगे पूरे प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ का कोई भी प्रदेश आप उठा कर ले लीजिए, आप इन तमाम सारे जगहों पे जो इनके सहयोगी संगठन है आज इनसे दूर भाग रहे हैं। आज यही हरियाणा में देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, स्थिति ये आ गई है, राहुल ये चीज स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि आप लोग का एक रणनीतिक हिस्सा है सरकार गिरने की स्थिति में आ गई है। जिस मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी लेके चुनाव में उतरी थी 2019
और 2024 में आज इन मुद्दों को सवाल लेके बना के ठीक उतर है। रही है। आप देखिएगा क्या इनका स्तर है। ठीक है। आप देखेंगे कि इन्होंने बोला कि अरे हम अपना 370 सर्वे आप हटाएंगे बताएंगे, और आप तो आरोप प्रत्यारोप में ही उलझते जा रहे हैं ना। डिबेट में मेरा नियम होता है कि जो मैं सवाल करूं सीधा जवाब। आपकी आवाज असल में कह रहे हैं कि 70% बहुत clear आ नहीं लोकसभा रही। सीटों पर जो मतदान हो गया है, इसमें आपका सर्वे क्या कर रहा है? इंडिया गठबंधन को क्या कुछ मिल रहा है? संक्षेप में बोलिएगा, वक्त आपको ज्यादा दे देखिए दिया हूं पहले चरण में। अभी जो सीटें, अभी जो चौथे चरण का जो चुनाव हुआ है, जो 13 सीटों पे, इसमें पूरी की पूरी सीट इंडिया गठबंधन के दल जीतने जा रहे हैं। और देश के भारतीय 96 जनता सीटों में? पार्टी को जी जी देश के 96 सीटों में, यूपी नहीं, के तो ये 13 तो सीटों का देखिए जिक्र हो स्थिति गया। हाँ। पूरा हम लोग का जो हमारा पूरा ठीक है। वर्क है, जो हमारा पूरा काम है, और इंटरनल जो हमारा रिपोर्ट आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी चुनाव हो जाने ठीक के है, बाद ठीक ही 180 से 200 के बीच में इनकी सीटें आने वाली ठीक हैं। है, अम्बुज जी। और ये कहीं से भी किसी भी तरह से ठीक है, सरकार बनाने राहुल की जी स्थिति हो में गया, नहीं है। आपका हो गया पहले चरण में। अम्बुज जी, भाई कांग्रेस प्रवक्ता ये बता नहीं पाए कि उनकी दावेदारी क्या है। वो संजय भारतीय जी। जनता पार्टी का सर्वे करते नजर आ रहे हैं। उनसे मैं संभवतः आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, बाद में हम सवाल कर लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप तो अब भाई एनडीए के पार्ट हैं और मजबूती से यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, जो पहला फेज था हमारा, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुआ था। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लहर उठती है, वही उत्तर प्रदेश के आखिरी गाजीपुर तक जाती है। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। और 7 चरणों में से 4 चरण हो चुके हैं, यानी कि अगर कोई 4 चरणों तक जो आगे है वही अब चुनाव जीतेगा, ये भी तय हो गया है। और प्रथम चरण में एनडीए की लहर थी, ये सभी ने देखा, सभी ने माना। दूसरे चरण में भी लहर थी, तीसरे चरण में थोड़ा टकराव था, चौथे में भी अब एनडीए ही आगे है। तो कुल मिला के स्थिति स्पष्ट है, सरकार एनडीए की बन रही है। अब वो चाहे प्रधानमंत्री, ये भाजपा और एनडीए तय करेगा, ये तो विपक्ष तो तय नहीं करेगा कि तय करने लिए पूछा जाएगा कि आइए समाजवादी और कांग्रेस, आइए हम प्रधानमंत्री किसको बनाए। तो ये तो मजाक है, ऐसी बातों कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री एनडीए ही तय करेगा कि मोदी जी बनेंगे कि कौन बनेगा। मोदी जी ही फिलहाल प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो इन बातों कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज़, हमारे नेता जयंत जी इस समय कल बनारस में जो नामांकन हो रहा है मोदी जी का, उसमें शामिल होने के लिए आज शाम को पहुंच गए हैं। और उनका भी प्रभाव पूरे प्रदेश में है। हो सकता है हमारा बेस उधर है, लेकिन कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा किए गए कार्य, अजीत सिंह जी के द्वारा किए गए कार्य का कहीं ना कहीं इफेक्ट पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है। जो किसान कमेरा है वो सब उनको मानते हैं। कल जयंत जी इसीलिए शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो 4 तो लहर हमारी अभी तक बहुत अच्छी है, और आगे भी, चूंकि अब सारा गठबंधन के सारे नेता सभी लोग अब इधर पहुंच रहे हैं अगली लहरों में, अगले चरण की लहर बनाने के लिए। तो जो लहर बनती चली आई है पश्चिम से, वही आगे भी कंटिन्यू रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, 400 से पार सीटें लाने जा रही है। अब किसी के कहने से कि कौन क्या होगा, क्योंकि वो तो मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। वो लोग तो, विपक्ष तो बराबर इसी बात कर रहा है। भाजपा विपक्ष मानना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, मानना है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पे विपक्ष क्वेश्चन उठा रहा है। भाई धर्मेंद्र जी से पूछ लेते हैं। धर्मेंद्र जी, चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, क्या माना जाए? 400 पार के नारे को आप लोग नस्तनाबूद कर रहे हैं या समर्पण? देखिए संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं। जनता ने, जो जनता का गुस्सा, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि राहुल गांधी किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी जी गए। जनता के गुस्से के आधार पर, और जनता ने इनके नारे को, जो इनका नारा था 400 पार, उसको 400 हार में परिवर्तित कर दिया है। तो इससे परिलक्षित जो, अच्छा, इसके पीछे का रीजन भी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के साथी को, जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि पहली बार कोई प्रवक्ता काम की बात कह रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तो महंगाई और भ्रष्टाचार पर शब्द का प्रयोग करने के पहले अगर ये बताते कि मोदी जी ने महंगाई और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए क्या काम किया है, तो अच्छा है। और दोबारा हम आपसे आग्रह करेंगे, जब उनको अवसर दीजिएगा तो जरूर पूछिएगा कि महंगाई समाप्त करने की बात किए थे और महंगाई कई गुना बढ़ गई। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम कम करने कहा था उन्होंने, कई गुना बढ़ गया। भ्रष्टाचार समाप्त करने का और काला धन विदेशों से वापस ला के 15 लाख खाते में भेजने कहा था, और उन्होंने उन कंपनियों से पैसा ले लिया जिनके सैंपल 7 बार फेल थे। तो तमाम जीवन रक्षक दवाएं, तमाम गंभीर बीमारियों की दवाएं, दिल की बीमारी की, दिमाग की बीमारी की, कोविड की टीके और दवा बनाते थे, उन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपया मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी खाते में ले लिया। उस पर भी जरूर बोले। उन्होंने उन कंपनियों से पैसा लिया जिनके यहाँ सीबीआई और ईडी ने रेड किया,
इनकम टैक्स ने रेड किया और भारतीय जनता पार्टी खाते में उन्होंने पैसा डाला और मामला रफा दफा हो गया। उन्होंने उस कंपनी को पैसा लेकर के काम दिया जिसके मजदूर टनल में, आपने ही लगातार लाइव रिपोर्टिंग करवाई है किस तरह से टनल में मजदूर फंसे रहे 15 दिन तक, और उस कंपनी से पैसा लेकर के मोदी जी ने काम दिया। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, अगर इनको जरा भी लगता कि हम लड़ाई में है, आप इनके भाषणों से देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि आपका गठबंधन में बेमेल है। अरे गठबंधन में तो इनको बोलने का हक नहीं है। गठबंधन में देश के गृह मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए कहते थे कि इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा बंद हैं, उनको पलक पावड़े बिछा करके बिहार के अंदर ले आए, क्योंकि जान रहे थे जमानत जब्त है। महाराष्ट्र के अंदर जिन अजीत पवार को कह रहे थे कि चक्की पीसिंग, उनको भारतीय जनता पार्टी ले आई और रातों रात शपथ करा दी। किस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र में, शाम को भाजपा में ज्वाइन करके राज्यसभा भेज दिया। किस तरह से बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी को जो है आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए, और कई लोगों को बंगाल के लोगों को नेताओं कह रहे थे भ्रष्टाचार में डूबे, उनको भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा में शामिल करा लिए। तो ये पूरे देश के अंदर, और मोदी जी, संजय जी बस लेट मी कंप्लीट, मोदी जी का डर इसी बात से परिलक्षित होता है कि पहले चरण के चुनाव में आए तो उन्होंने अपने काम की और विकास की बात की, लेकिन जैसे पहले चरण का चुनाव समाप्त होता है उनकी भाषा बदल गई। उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे जनता ध्रुवीकरण करने वाले को नहीं देगी, तो घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली कौम का शब्द प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया। दूसरे चरण का जब चुनाव समाप्त हो गया, तीसरे चरण का चुनाव आया, तो अपना घोषणा पत्र भूल करके इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ने लगे, और कहां से फर्जी शब्द लेके आए कि ये लोग सरकार में आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे, संपत्ति छीन लेंगे, मंदिर में ताला लगा देंगे, इस तरह के बयान आ गए। और तीसरा चरण का चुनाव जैसे समाप्त हुआ तो बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि अपने मित्रों को, जिनको 10 साल में इन्होंने पूरे देश की संपत्ति सौंप दी, 15 लाख करोड़ रुपए जिनके कर्जा माफ किए, उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा टेम्पो में भर भर के पैसा। अरे वो तो इनका अनुभव बोल रहा था किस तरह से टेम्पो में पैसा भर भर के इनके कार्यालयों पे जाता रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम शासन, चाहे आसाम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब जगह उनके एमओयू हुए। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, सोनकर जी से जवाब ले लें। जी संजय, क्योंकि आरोपों की एक लंबी झड़ी है सोनकर जी। जाहिर सी बात है, मुद्दों के भटकाव को लेकर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। पहले इनके आरोपों, हाँ, उम्मीद है कि इन मुद्दों पर जरूर भारतीय जनता पार्टी जी, हाँ, वो सोनकर जी अभी आपके आरोपों का जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, लगातार अगर धर्मेंद्र भाई ने 400 पार के नारों को और झूठ के जुमले को जो आज समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, नहीं, झूठ के जुमले का तो मुहर आपको लड़की है। ठीक कह रहे हैं, मैंने कुछ बातें आप सही कह रहे हैं। ये जो आपने बौखलाहट की बात करी ना, ये बौखलाहट ये है, हार की बौखलाहट ये है कि आप जनता की बात ही नहीं सुनते, उस जनता को मूर्ख बताते हो, उस जनता को नकारा बताते हो। और आपने भ्रष्टाचार की बात करी तो भ्रष्टाचार, अपने पोलों को देख लो, अपनी हिस्ट्री को देखो, अपने चरित्र को देखो, जो लैपटॉप घोटाले से लेकर के गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले में शामिल है, जो भर्ती के घोटाले में शामिल है। और मैंने भी देखा है संजय जी, जब भर्तियां होती थी, आज भर्तियां ईमानदारी के साथ और अधिकार के साथ, जिसका जो मूल अधिकार उसको मिलती है। पहले क्या होता था, शिवपाल जी की सूची तैयार हो जाती थी, अखिलेश यादव जी की सूची तैयार हो जाती थी, राम गोपाल जी की सूची तैयार हो जाती थी। ये कौन सा भ्रष्टाचार था? अधिकारी बेचारे परेशान रहते थे कि मैं राम गोपाल जी की सूची करूं, मैं अखिलेश यादव जी की सूची करूं, या शिवपाल यादव जी की सूची करूं। ये भ्रष्टाचार की जो नींव थी वो खड़ी करी। और आपने कहा कार्रवाई की बात, कार्रवाई का उदाहरण देखिए, जो शराब घोटाले के लोग थे, जो भ्रष्टाचार के लोग थे, वो आज भी जेल से जमानत पर रह रहे हैं। और कितने लोग, आप सूची उठा करके देखिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर कोई भी है तो वो भ्रष्टाचारी है। मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा सपा का गुंडा और भ्रष्टाचारी। ये उदाहरण दिया। इन्होंने संविधान की बात करी, इन्होंने दलित समाज की बात करी। धर्मेंद्र भाई को याद होगा जब 2012-17 में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक किसने लगाई? बाबा साहब की मूर्तियों को किसने तुड़वाया? बाबा साहब के पार्कों को किसने तुड़वाया? और हमेशा से दलित समाज का अपमान किसने किया?
संजय जी मुझे एक घटना याद आ रही है, मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। 2015 के अंदर इटावा के अंदर 2 दलित किसानों को ट्रैक्टर से कुचल करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मार दिया और उस पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा, कुछ नहीं। शाहजहांपुर के अंदर एक हमारे परिचित पत्रकार को जला करके थाने के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई नहीं। जिन आतंकवादियों के संरक्षण करने वाले लोग, जो माफियाओं के संरक्षण करने वाले लोग, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग आज बात करते हैं, जनता उसी बात का जवाब दे रही है। जो चकिया की गलियों से निकाले हुए अपराधियों को सांसद और एमएलए बनाने का काम किया, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का संरक्षण देने का काम किया, आज उसका जनता जवाब दे रही है। एक सूचना आपको दे दें, आज बहुत दुखद घटना घटी जौनपुर में। एक वहाँ का वरिष्ठ पत्रकार है जो व्यवस्था के खिलाफ खबर करता था, आज उसको गोलियों से भून दिया गया। मन आहत है क्योंकि उससे मेरे भी नज़दीकी थे और हम लोगों का साथ देने वाला था। प्रतापगढ़ में भी एक पत्रकार को गोली मारी गई। तो ये घटना रायबरेली का भी बता दीजिए, रायबरेली घटना। ये घटनाएं अमूमन इस तरह की देखने को मिलती हैं। चलिए ये तो दुखद है। मैं 10 सेकंड खाली 10 संजय जी, देखिए मैंने बात कहा जब वो घटना हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं, माने मुकदमा भी दर्ज नहीं हुई। यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो दोषी होगा, जो अपराधी होगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ये बिल्कुल यही मैं भरोसा चाहता था। हाँ धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। संजय जी, भाषण क्राइम पर कौन दे रहा है? महिला सुरक्षा पर पत्रकारों की बात कौन कर रहा है? रायबरेली के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए एक पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पकड़ ले गए और उनको पीट पीट करके वो हॉस्पिटल भर्ती है। 24 घंटे के अंदर, अभी 24 घंटा बीता ही नहीं था, प्रतापगढ़ के अंदर एक पत्रकार को, यूट्यूब के पत्रकार की हत्या कर दी गई। जौनपुर के अंदर आपने खुद इनको संज्ञान में लाने का काम किया, इनको आईना दिखाया किस तरह से पत्रकार की हत्या हो गई। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हो जाती है, इनकी भीड़ मार देती है। ये लोग क्राइम की बात करते हैं और अपराध नियंत्रण की, ये आधी आबादी की बात करते हैं। हाथरस में क्या हुआ? उस बच्ची को जो है अंत्येष्टि करने का उसके परिवार को भी हक नहीं मिला। कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले बात करते हैं महिला सुरक्षा की। मणिपुर में हो रही महिलाओं के अन्याय अत्याचार। सुनकर जो सवाल पूछना चाह रहे मेरे जहन में वो सवाल आ गया है पहले ही, क्योंकि मेरा नाम संजय है। मैं समझ जाता हूँ कि भीतर क्या चल रहा है। अखिलेश सरकार बहुमत से आया था, विकास के कार्यों को लेकर के बहुत कुछ काम किया, लेकिन राजेश जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि एकमात्र ऐसी व्यवस्था रही कानून व्यवस्था, जिसको लेकर के सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि पारिवारिक रार अपने जगह थी, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में था। उस पर भी आते हैं जी, ये जवाब चाहूंगा मैं आपसे। संजय जी, 12 से लेकर के 17 के समय में कानून व्यवस्था कोई समस्या नहीं थी। एक प्रोपोगंडा किया गया, आपको याद होगा हाथरस की एक घटना को, जो बाद में फर्जी निकली, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हाइप दिया और उसको, या मुजफ्फरनगर दंगे को जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इन्वॉल्व थे। लेकिन इनको याद नहीं है कि 12 से 17 के बीच में मेट्रो बनाई सबके लिए, एक्सप्रेस बनाए, चाहे वो आगरा तक करा हो, चाहे पूर्वांचल करा हो, चाहे लखनऊ के अंदर इंडस्ट्रियल हब सर्विस सेक्टर में बनाने का काम, जो पहले गाजियाबाद और नोएडा ही था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अंदर सीजी सिटी की स्थापना, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां आई, चाहे बुंदेलखंड में पानी की समस्या समाप्त करने के लिए तालाब खुदवाने का काम रहा हो, चाहे प्रत्येक हाईवे से जुड़े हॉस्पिटल्स के पास ट्रामा सेंटर बनाने का काम रहा हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हो, चाहे हमने मेट्रो बना दी और कई मेट्रो का डीपीआर कर दिया। हमने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त डेयरी किसानों को हर जिले में कई डेयरियां खुली। गांव के विकास के लिए लोहिया आवास योजना और जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना ले आए, समाजवादी पेंशन ले, समाज का पहले भी कर दी। देखिए, जिस सरकार में जो बेहतर योजना है, हम और राजेश जी बैठे इसीलिए हैं कि उसके तो तारीफ होगी ही होगी, जहां कमियां होगी उसका निश्चित तौर पर हम ये करेंगे। नहीं, हम हर एक सूबेवासी ये चाहता है कि वो 12 से 1 बजे रात में भी अगर घर से बाहर निकले तो सुरक्षित रहे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीएसपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। 10 सेकंड मेरा केवल सवाल सीधा सा है, और चूंकि जब चुनाव होता है तो जो सत्ता में रहती है, 10 साल अगर इनकी केंद्र की सरकार और 7 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की, तो चुनाव के बीच में जनता को काम का ब्यौरा दिया जाता है। तो मैं बुनियादी सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आधी आबादी, सिर्फ इन्हीं पर, इनसे बुनियादी सवालों पर मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कुछ किया है तो उसको लेकर के आए और जनता को बताएं, और मैं कहीं अलग से नहीं,
जो इनके सर्वोच्च लीडर भाषणों में कहा करते थे, सिर्फ उनका जवाब चाहता हूं, जो इनके घोषणा पत्र में था उसका जवाब चाहता हूं। राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी, सन 12 राजेश जी, आप जो बोलना चाहेंगे वो बोल लेंगे। एक सवाल मेरा ले लीजिए। जी जी भाई, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मन से वोटों के ध्रुवीकरण की बात की, धर्म के आधार पर आरक्षण और जातीय तमाम तरह के जो उल जलूल बयान चल रहे हैं, लेकिन जो पीडीए का फार्मूला आया, ये भी तो जातियों को बांटने का ही एक फार्मूला रहा ना। बिल्कुल जी, पहले आप जो बोलना चाह रहे थे बोल लें, फिर अपना मेरे इस सवाल। संजय जी ने जैसे 12 से 17 सन 2012 से 17 में अपने कामों का जो वर्णन दिया, वो इस बात को क्या बताएंगे कि 17 में जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया? तो निसंदेह अगर जरूर बताएंगे। काम अच्छा था तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान थे, तभी जनता ने नकारा। ये एक कारण हो सकता है, इस पे मनन की जरूरत है। काम आपने बहुत अच्छा किया, बहुत डेवलपमेंट गिनाए आपने, हुए भी, पर 17 में जनता का नकारने का कोई ना कोई कारण तो होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था रही होगी, क्योंकि कुछ न कुछ कमियां तो थी कानून व्यवस्थाओं में। थानों के जो समाचार आते थे या जिलों में जिस तरीके के व्यवहार होते थे, इवन दंगे तक की सूचना और खबरें आती थी, तो कानून व्यवस्था एक कारण रहा होगा। अब रही बात पीडीए की, तो मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि पीडीओ का मतलब इन्होंने पिछड़ा, दलित और मुस्लिम रखा है, अल्पसंख्यक नहीं, संशोधन करें, आदिवासी नहीं, पिछड़े, दलित, आदिवासी, आधी आबादी, अल्पसंख्यक सारे लोग हैं। और अगड़े भी, ये आप कह रहे हैं, मुख्य धारा से छूट गए हैं। अरे ये धर्मेंद्र जी, ये आप कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको पूरा डिफाइन किया। अरे ये बाद में डिफाइन किया है, पहले पीडीए का जो शाब्दिक अर्थ उन्होंने बताया था। भाई, अगर हम पीडीए लेके आए और हम उसकी परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है, वो आपने सारी बातें कह ली। मैंने पिछले डिबेट में भी ये बात उठाई थी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के अलावा, अच्छा, दूसरा पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी की बात करना, हक हकूक की बात करना अपराध है क्या? ये अपने एजेंडे में अपने जनता पार्टी लिख के आए, उनका हक नहीं देंगे। हम तो चाहते हैं, हम तो कहते हैं उसमें सवर्ण भी जोड़ें। हाँ, बिल्कुल है, सवर्ण भी जोड़े हैं। मैंने ये देखिए बहुत डिटेल कहा गया, 10% लोग जो पूरे देश की मलाई खाए, उनको छोड़ के 90% पूरी आबादी उस पीडीए में है। बहुत सही बात है, सही ये है। आप कह रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी नहीं कहते। मैं जो है, मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूँ, जो हमारी पार्टी कहती है, हमारे अध्यक्ष जी करें, मैं वही बात जिम्मेदारी से। अब मंच से आ गया है, इसमें आदिवासी और ये तमाम जोड़ दिए गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चलिए राहुल, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत धीमे आवाज आ रही है, सुनो। जरा राहुल की आवाज बढ़ा दीजिए भाई, वो सुन नहीं पा रहे हैं सवाल। राहुल, सवाल यही है कि मुद्दा चाहे जो हो, मंगलसूत्र छीनने का हो, आपके मन से हो संविधान बचाने का हो, राहुल गांधी जी हर मन से संविधान भी दिखाते हैं, सोनकर जी के मन से आता है कि जो राम को लाया है वही पीएम बनेगा, राम भक्त नहीं तो राष्ट्र भक्त नहीं, ये तमाम चीज़ें ऐसे हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर के मैं अपने कई चर्चाओं में मजम्मत कर चुका हूं, तो आज फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जो राहुल गांधी बोल रहे थे, शायद उस समय सवाल आपको स्पष्ट नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, लिख कर ले लो, अगर बन गए तो? नहीं, बनने का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह से वोट मतलब जो आवाम का जो रुझान है, जो जनता जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, इनके नेताओं को दौड़ा के पीट रही है, भगा रही है, इनकी सभाएं नहीं हो रही हैं, तमाम तरीके की जो परिस्थिति बनी हुई देश में, आप देखेंगे कि एकदम साफ स्पष्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इवन नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, एकदम साफ है। तो जिस तरह से अभी आप देखेंगे कि पूरे राजनीतिक बहस में, पूरे जो है चुनावी कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा कोई काम नहीं है जिनको ये गिना सके। यहां तक कि 370 जो इन्होंने धारा हटाया था, उसको भी ये खुल के नहीं कह पा रहे कि हमने हटाया है, इसके आधार पे हम वोट मांग ले। और यहां तक कि स्थिति ये बन गई है कि जिस
तरह से कानून व्यवस्था इन्होंने बताया कि 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में सुधर जाएगी, अच्छी हो गई है, इसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा था राष्ट्रीय सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे इस देश में क्या चल रहा है? मणिपुर में आज भी दंगे फसाद हो रहे हैं, आज भी महिलाओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। तो जिस तरह से देश की परिस्थिति बनी देश की सुरक्षा के नाम पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, ये चेहरा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बेनकाब हो गया है। किसी भी तरह का डिलीवरी इन्होंने नहीं किया है। चाहे आप जो है 2 करोड़ नौकरियों की बात ले लीजिए, आज नौजवान पूछ रहा है कि कहां गई 2 करोड़ नौकरियां, आज किसान पूछ रहा है कि हमारी आय दुगनी क्यों नहीं हुई, आज किसान पूछ रहा है। तो आप देखेंगे तमाम सारे मसलों पे, महिलाओं के मसलों पे आप देखिएगा कि प्रज्वल रेवन्ना जो कि 400 महिलाओं के साथ रेप करता है, मास रेपिस्ट, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उसके लिए सभा करते हैं, और आप कहते हैं कि नहीं, अगर आप प्रज्वल रेवन्ना जो कि मास रेपिस्ट है, जो महिलाओं का रेप कर रहा है, अगर आप उसको वोट देंगे तो वोट हमको पड़ेगा। तो आज स्थिति ये हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री अपना जो रिफ्लेक्शन उस रेपिस्ट से कर रहा है। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि देश का प्रधानमंत्री महिलाओं का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति के लड़के को टिकट दे रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री की स्थिति ये हो गई है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तमाम सारे नेताओं को प्रश्न करें। आज यही PHU में देख लीजिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। आरोप का जवाब भी ले लेना, क्योंकि बहुत सारे आरोप हो जाएंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जवाब देना मुश्किल भारतीय होता है। जनता पार्टी ABP के लड़कों ने दक्षिण भारत की महिला लड़की के साथ रेप किया, मुझे लगता है यौन शोषण किया, भाई राहुल जी यौन शोषण करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। डॉक्टर राहुल तक आवाज नहीं पहुंच रही है संभवतः। डॉक्टर राहुल, आपकी आवाज दर्ज करके उनको जेल भेजने की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, जवाब ले लीजिए दीपक से। हाँ देखिए, मुझे लगता है हमारे भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मगर इनको थोड़ा जानकारी का अभाव है। इन्होंने महिलाओं की बात करी, महिलाओं के असम्मान की और उसकी बात करी। शायद इनको ध्यान होगा, राजस्थान के इनके मंत्री सदन में चिल्ला करके कह रहे थे, अरे भैया सुन लो, बताइए ना, इतना जोश अच्छा नहीं है, सुन लो पहले। राजस्थान में चिल्ला करके कह रहे थे कि अगर राजस्थान के अंदर महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, उनके साथ गलत व्यवहार करने में नंबर 1 है। और आपने बात करी डिलीवरी की, आज डिलीवरी जो हुई है और जनता ने उस डिलीवरी के आधार पर वोट दिया है। डिलीवरी हुई है, देश के अंदर 7 करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड की डिलीवरी हुई है, किसान निधि की डिलीवरी हुई है, आवास की डिलीवरी हुई है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डिलीवरी हुई है, डिलीवरी हुई है, केंद्र की डिलीवरी हुई है, किसान। राहुल जी नोट कर लीजिए, राहुल जी नोट कर लीजिए, डिलीवरी लोगों राहुल जी नोट कर लीजिए, एक एक करके। इस गरीब कल्याण की गरीबी को समझने का काम किसी ने किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इन 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, शायद इनको आंकड़ों में ध्यान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का ही रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो रिकॉर्ड था बेरोजगारी दर का, जो 6% था, उसको 3% और शहर के अंदर 2% लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। और आज उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट के रिफरेंस दीजिए, उलूल जुलूल बातें मत आके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता सारे उलूल जुलूल बयान करते हैं। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, गृह मंत्री झूठ बोलता है, और आप यहाँ चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। कहाँ बताइए ना, किस जो है, कौन सा सोर्स है, किसके माध्यम से आप कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी कम हुई है? आपको आशीर्वाद दिया, आप लोग 70 वर्षों तक देश की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। आप सोर्स बताइए, जनता के अंदर आप सोर्स बताइए, देश की जनता को डिलीवरी देने का काम, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो इज्जत घर की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे व्यवस्था की बात हो, चाहे हर एक चीजों में देश के प्रधानमंत्री ने बदलाव खड़ा करने का काम किया। और इसीलिए देश की इकोनॉमी जो 9वें स्थान पर थी, आज 5वें स्थान पर है। संजय जी, इन्होंने कहा लोगों को खाते खुलवाए, ये बनवाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 37,000 करोड़ रुपए इन्होंने मिनिमम बैलेंस के नाम पे काट लिया बैंकों से। जिस गरीब के पास 100-200 500 डाला वो खत्म हो गया। धर्मेंद्र जी, क्या प्रमाण है इसका? आप झूठ मत बोलिए, क्या प्रमाण है बताइए, सुन लीजिए, क्या प्रमाण है? और मैं कोई क्या प्राथमिकता है इसका? क्या ये मैं डाटे के साथ बैठा हूं? किस आधार पर ये बात आप कह रहे हैं? कोई प्रमाण है आपके पास? दीपक अभी वो प्रमाण दे देंगे, धर्मेंद्र जी प्रमाण दे देंगे। संजय जी भेज दूंगा, दिखा दीजिएगा। हाँ ठीक है। आप
झूठ मत फैलाइए ऐसे। संविधान के नाम पर झूठ फैलाएंगे, आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाएंगे, जनता इसका जवाब दे रही है। प्रदेश का नाम ले रहे थे। प्रति व्यक्ति आय में भारत के तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, और दुनिया में जो इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी यूके, जिसको पछाड़ के जाने की बात कर रहे हैं, 11.5 पाउंड पर यूके जो डॉलर है पाउंड से, उस वहां प्रति व्यक्ति मिनिमम वेजेस 11.5 पाउंड है, और आपके यहाँ 230 रुपए मनरेगा में मजदूरी आप आज तक बढ़ा नहीं पाए। आप बात करें इकोनॉमी की, गरीब को कमजोर, गरीब को और आप गरीब बना दिए। इकोनॉमिक वॉल्यूम ले क्या करेगा? रही महिला सुरक्षा की बात, किसान की बात, आपके गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर आज ही चरण था, जवाब मिल गया होगा। टेनी के प्रचार में आते हैं और जिन्होंने किसानों को दबा के मार डाला, वहां ये बयान देते हैं कि आप लोग इनको जिता देना, मैं इनको और बड़ा आदमी बना दूंगा। जी, आपको जानकारी हो जो दोषी था उस पर कार्रवाई हुई, बना देंगे तो और ट्रक किसानों की आप बात कर रहे हैं 12 से 17 तक 4.5 लाख लोगों का गन्ना किसानों का भुगतान समाजवादी पार्टी सरकार छोड़ करके गई। उनका गन्ना किसानों का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय किया। जनता पार्टी ने तो अपना चाल चलित चेहरा साफ कर दिया कि वो किसान के हत्यारों के साथ है, महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ है, गरीबों का हक मारने वालों के साथ है। आप 15 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों का माफ कर सकते हैं और गरीब के कर्ज माफ करने की बात नहीं करते हैं। तो आपको सवाल महत्वपूर्ण ये है, इन पर जवाब देना होगा, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, और किस तरह से देश की संपत्ति आप कुछ लोगों की जेब में डाल रहे हैं। आप लोग अपनी बात तो रख ही रहे हो मन से, जनता जनादेश दे भी रही है। अम्बुज जी भाई, जो मेरे रिपोर्टरों का जो सर्वे आया था, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे देश की बात करेंगे तो संभवतः बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। देखिए, जनता जब वोट देने जाती है तो कहीं ना कहीं तुलना करती है एनडीए और इंडिया और एनडीए में। तो जब वो तुलना करती है तो पीछे का कार्यकाल देखती है। कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल, समाजवादी का 12 से 17 का कार्यकाल, और पिछले 10 वर्षों का मोदी जी का कार्यकाल, और पिछले 7 सालों का योगी जी का कार्यकाल। तो जो ये कार्यकाल देखती है, उस तुलनात्मक अध्ययन में जनता जब उनको 70 साल दिया, तो आगे भारतीय जनता पार्टी को सारी चीज़ें 10 साल में नहीं हो सकती। 70 साल की बिगड़ी व्यवस्था 10 साल में नहीं ठीक हो सकती। तो कहीं ना कहीं जनता दोबारा मौका दे रही है, मन बना रही है कि अभी तक कहीं ना कहीं विकास भी किया है। बुजुर्ग जो बीमार हैं, आज उनके लिए धनराशि की व्यवस्था है। कहीं पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, 5 लाख का बिल आ जाए तो कहाँ से भरेगा। आज वो व्यवस्था है कि आपका एक कार्ड बना हुआ है, ठीक है, जाते हैं, उनका बिल सरकार उनका खर्चा वहन करती है। तो कई ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे जनता को बहुत राहत, इमरजेंसी राहत। बीमारी, घर की बीमारी एक इमरजेंसी होती है। जिस गरीब आदमी के पास 2 लाख रुपए नहीं है, वो 5 लाख कहाँ से लाएगा। तो इस तरह की जो कुछ अच्छी चीज़ें भी जनता उधर भी देख रही है। बाकी जो चीज़ें उनके लिए, और जनता आगे मौका देगी, जो चीजें नहीं हुई फिर मौका देगी, मौका दे रही है। इसीलिए इस बार 400 पार संजय जी, जो है ठीक है। एक मिनट जरा राजेश जी से एक अहम सवाल ले ले। राजेश जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है 2014 के पहले देश पर कितना कर्ज था, अभी वो 150 के आसपास पहुंच चुका है। 150 लाख करोड़ की बात मैं कर रहा हूँ। 192% बढ़ा है। 192% मोदी जी आप के सवाल कर रहे हैं। मैं बताया ना कि मेरा नाम संजय है, तो मैं कुछ आकलन कर लेता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। राजेश जी से मैं जरा सवाल कर लूँ, ठीक है राजेश जी? महंगाई को लेकर के, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के अगर रेशियो में देखा जाता है तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग भी विश्लेषण कर रहे हैं और जनता भी विश्लेषण कर रही है, क्योंकि आज की जनता बहुत डिजिटल हो गई है ना। जो चीज़ें हम जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं अपनी पत्रकारिता में, वो गांव के एक चाय की दुकान पर चौपाल में तय हो जाता है। बिल्कुल, तो आप मानेंगे ना कि ये चुनौती तो है एनडीए के सामने? नहीं, बिल्कुल है। और आज पहली बार, आज जो हम लोग डिबेट में बैठे हैं, तो ये मुद्दा नहीं कहेंगे ऐसे, इसको इस डिबेट में शामिल करना मैं उचित समझ रहा हूँ कि पहली बार प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। मुजफ्फरपुर में उन्होंने खुल के बेरोजगारी पे बोला, महंगाई पे बोला, अपने आने वाले चीज़ों को जो है कैसे वो योजनाएं आने वाली है और उस पे बोला। 2-3 चीज़ों को मैं मिला जुला कर बताना चाह रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव में, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही एक दूसरे दल पे लगता रहा है।
चुनावी प्रक्रिया में एक सबसे बड़ी विडंबना रही है कि हर राजनीतिक दल हमेशा दूसरे के आरोप को देखते रहे हैं, अपनी कमियां या अपनी अच्छाई का वर्णन नहीं करते रहे। कोई भी पार्टी हो, हर राजनीतिक दल, और शायद यही तो वजह रही कि संकल्प पत्र पे कहा हम लोग चर्चा कर रहे थे, हाँ, न्याय पत्र और पे चर्चा आज कर रहे कहाँ आ थे, गए? हमारा अधिकार जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र था उस पे चर्चा कर रहे थे। आज हम राम रहीम, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र और राम भक्त, राष्ट्र भक्त, और उससे- ना जाने संविधान समाप्त हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर है कि कोई भी आएगा संविधान बदल देगा, उससे- आरक्षण समाप्त हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या मुद्दा उससे चला भी जाएगा। आगे की बात, आज महंगाई पे जब सवाल जवाब हो रहा था तो नेहरू जी के लाल किले से दिए हुए भाषण का जिक्र किया गया कि उस समय जब महंगाई पे सवाल किए गए तो नेहरू जी ने कहा था कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में युद्ध चल रहा है, इस वजह से महंगाई है। भाई उस समय तो ग्लोबलाइजेशन था नहीं, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का इफेक्ट, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि कोरोना इफेक्ट तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को। और हम सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहते हैं कि बाहर के देशों का आंकलन हम लोगों को भी करना जरूरी है। आज कम से कम हम उससे बेहतर स्थिति में, न दूर के देश तो कम से कम पड़ोसी देशों का हाल तो देखें, क्योंकि अटल जी ने हमेशा से कहा है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। निश्चित आप दुश्मन तो चुन सकते हैं पर पड़ोसी नहीं चुन सकते। पड़ोस में कौन जो है उससे आपको अपने संबंध वो करने पड़ेंगे। वाकई पर राजेश जी, आंकड़ा जब मैं निकाल रहा था तो चौंकाने वाली बात है। यूएसए, जिसको हम लोग मानते हैं कि सबसे ताकतवर देश है, वहां पर 34,000 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। बिल्कुल, जो रिकॉर्ड है ये कोरोना की देन है। वाकई जी। आरोप प्रत्यारोप अपने जगह है। वाकई चलिए अब आखिरी दौर है, 30-30 सेकंड में जवाब चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, चौथे चरण के बाद क्या आकलन? 30-30 सेकंड में जवाब, क्योंकि अब वक्त बस बहुत पार्ट में संजय जी, अगर पूंजी पे क्योंकि इकोनॉमी पे पूंजी पे बात हो रही थी, नहीं अब आकलन वक्त नहीं है, इस पे और दिन चर्चा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि वो मैंने भी कुछ स्टडी की है। 30-30 सेकंड में सिर्फ ये कि चौथे चरण के बाद समाजवादी पार्टी कहाँ पर? 4 चरण का जो पिछले 3 चरण का हुआ और आज चौथे चरण में तो एक तरफ से समाजवादी पार्टी है, और आप देखिएगा बयान इसके जब रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलेगा तो कल आप जिस तरह की बात कह रहे थे कि चर्चा किसकी होनी चाहिए और किस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले इस पर आगे, तो ये स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन को क्लियर मैंडेट मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर राहुल, 30 सेकंड में अपनी बात। 378 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो चुका है, एनडीए या इंडिया गठबंधन? डॉक्टर राहुल से संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है। सोनकर जी, आपके पास चलेंगे। देखिए, इस लोकतंत्र के महोत्सव में जनता ने अपना योगदान दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उन मूलभूत सुविधाओं तक जनता तक पहुंचाने का काम किया है और पूर्णता विश्वास है। अभी हमारे अरली के साथी ने लगातार उस बात को बताया। दूसरा कि अब जो है जनता उस सुविधा को देख रही है, जो योजनाओं को देख रही है, इस पैटर्न को देख रही है, किसने उनको योजनाओं से जोड़ा, किसने गरीब को आवाज से जोड़ा, किसने उनकी जमीनों को छीना, किसने अपराधियों को जेल पहुंचाया और किसने उनको यहाँ पहुंचा। और इस तरीके से लगातार हर चरण पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़ोतरी हासिल कर रही है और इन 3 चरणों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस 400 पार के आंकड़े को जरूर छुएगी। ठीक है। देखिए 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे सरकार बनी, एक राम मंदिर और दूसरा धारा 370। ठीक है, पहले 5 वर्षीय उनका कार्यकाल बीत जाता है लेकिन वो नहीं होता। चरण के बाद आकलन ना। हाँ, तो मैं वैसे पे आ रहा हूँ। 30 सेकंड, क्योंकि वक्त नहीं है। तो बाकी आकलन तो अब 3 से चौथा चरण, तीसरे में थोड़ा सा जो हम लोग की जानकारी है सोर्स है, तीसरे में थोड़ी सी टक्कर हुई है और पहला, दूसरा, चौथा एनडीए के पक्ष में है और लगभग हम लोग 400 पार कर। इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। जाहिर सी बात है वक्त यहीं तक हमें इजाज़त देता है, ऐसे में ये चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि चौथे चरण का रण भी समाप्त हो चुका है और करीब 70% लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गई है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य था जहां के सारे सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। कुल मिलाकर के 5वें चरण का भी रण सामने है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करने वाले हैं। वाराणसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इस तरह के सियासी गतिविधियां
आने वाले 3 चरणों में भी देखने को मिलेंगे। क्या मुद्दे होते हैं, क्या आरोप प्रत्यारोपों का दौर रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, यह भी देखना दिलचस्प होगा और ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।